बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपके सामने हाज़िर है। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं और आपको पता होगा कि पूरे मुल्क में बल्कि ख़ास तौर पर अब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को पूरी तरह मौजूदा हुकूमत ने सील कर दिया है, बंद कर दिया है, क्योंकि कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इलेक्शन कमीशन का जो हालिया फ़ैसला आया था ममनूआ फंडिंग के हवाले से, उसके तनाज़ुर में आज इलेक्शन कमीशन के सामने एक पुरअमन मुज़ाहरा करना था, लेकिन उसके बरअक्स मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो पुरअमन एहतजाज जो एक आइनी हक़ है उसको सेबोटाज करने के लिए, उसको नज़रअंदाज करने के लिए आज पूरे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को बंद कर दिया है। जो रेड जोन है, जो शराय दस्तूर है उसके सामने, और जो डी चौक है उस पर तमाम कंटेनर्स लगाए गए। इस तरह सरीना होटल के जो है वहाँ पे भी कंटेनर्स लगाए गए, और आज आवाम को जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस पर हम तफसील से बात करेंगे। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के तनाज़ुर में जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बाकायदा अपनी एक लीगल टीम तश्कील दी है, और वो लीगल टीम किन बड़े लीगल विज़िट, बड़े कानूनदान पर शामिल है, और वो इस बाकायदा इस पर ड्राफ्ट बनेंगे। इस पर भी आपसे तफसील से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं गिलानी साहब, जो हैं पूरा नाम क्या है सब, वकार गिलानी, माफ़ी चाहता हूँ, वकार गिलानी साहब इस वक्त तफसील बैठे हैं। हम इस पर तफसील से बात करेंगे। वकार गिलानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आप मेरे ख्याल में 2-3 घंटे आपको भी लगे, और सुबह मैं भी बड़ा ख्वार हूँ और तमाम रास्ते बंद किए गए। तो गिलानी साहब ये बताइएगा कि ये तो एक पुरअमन एहतजाज करना, ये तो एक आइनी हक़ है हर शहरी का, चाहे वो आम शहरी है, चाहे वो तालीमी याफ्ता है, चाहे वो इलिटरेट पर्सन है, या जो भी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो जो हुकूमत ने जो कल ये आज इतना पूरे इस्लामाबाद को सील किया है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इसकी दो सूरत हाल। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। पहली बात तो ये है कि चूँकि ये फ़ैसला बहुत देर बाद आया और उसमें बहुत ज़्यादा इम्कानात थे कि तहरीक इंसाफ की जो ममनूआ फंडिंग है उसके हवाले से शायद ये केस जो है वो उनके ख़िलाफ़ जाएगा। तो चूँकि ये बहुत डिलेड फ़ैसला था और मुतवक्किल फ़ैसला भी था, तो हुकूमत को बहुत सारे हलकों में ये एक तासुर है कि ख्याल था कि इसका बहुत बड़ा एक रिएक्शन आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन चूँकि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसमें उन्होंने इनको अभी सिर्फ एक शोकॉज़ नोटिस जारी किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये अभी तक साबित है कि आपने ममनूआ फंडिंग ली। लेकिन जो एक उस वक्त तक ख़तरा मंडरा रहा था कि शायद इमीडिएटली इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, और या इसकी रुकनीत ख़त्म कर देंगे, या इसके लीडर्स पे बैन लगा देंगे, इसको कालादम करार दे देंगे, वो अभी ख़तरा है। वो तलवार जो है वो पीटीआई के सर से वक्ती तौर पे हट गई। तो इसलिए पीटीआई का रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस तरह से नहीं आया। उनका ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके हवाले से रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन दूसरी जो अपोजिशन का ख्याल है, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, उनका ख्याल है कि शायद इस फैसले के तनाजुर में आगे शोकॉज़ नोटिस की एक्सप्लेनेशन में तो इलेक्शन कमीशन इस जमात को कालादम करार देगा। इस हवाले से उन्होंने कल एक मीटिंग भी की जिसमें उन्होंने फैसला किया कि वफाकी हुकूमत भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी ताकि इस जमात को वो कालादम करार दें। लेकिन इसमें चूँकि एक रिएक्शन का ख़तरा था, तो और इमरान खान ने आज एक पुरअमन मुज़ाहरा का भी ऐलान किया कि इलेक्शन कमीशन के सामने उनके जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं वो जाएंगे, और जाके वहाँ पे वो अपनी एक करारदाद भी पेश करेंगे, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे पुरअमन। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस खतरे के तहत कि कहीं नक्सी अमन का ख़तरा ना हो, या जो वफाकी क्या खतरा हो सकता है राना गिलानी के साहब? बकौल गिलानी ये साहब, था क्या कि खतरा हो शायद सकता वो हमला कर देंगे इलेक्शन कमीशन है? क्यों हमला क्यों पाकिस्तान पे। करेंगे? क्यों जिस तरह के हमारे यहाँ एक हमले सियासी का क्या जमातों में जवाब? कदम हमले का जवाब में भी एक सियासी उनका ये एक टैक्टिक हो, तो इसलिए उन्होंने पूरे आज हमने आते हुए ऑफिस से भी देखा कि रेड जोन एरिया जो है उसको मुकम्मल तौर पे सील किया गया है। हम देखते हैं कि सरीना चौक से लेके आप पारा तक और उधर बरी इमाम से आगे तक और सिर्फ मार्गला रोड से रेड जोन जाने के लिए एंट्री है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ट्रैफिक मुश्किलात का शिकार है, लंबी लंबी कतारें लगी हमने देखी हैं। बल्कि इवन डी चौक के पास हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में पुलिस जमा है और उनके पास आंसू गैस शेल भी हैं, ताकि वो उनका ख्याल है कि इस तरफ आएँ। लेकिन इमरान खान ने बड़ी एक तेज़ी से इस सियासी सूरत हाल को उन्होंने एक अच्छे तरीके से बदला, और उन्होंने अभी अभी चंद मिनट पहले उन्होंने ऐलान किया कि हम अपना जो मुजाहरा और एहतजाजी प्रोग्राम है पूरा वो हम F9 पार्क में करेंगे, और रात को वो 6:30 बजे का ऐलान उन्होंने किया है अभी अभी अपने ट्विटर अकाउंट पे। और उसमें उन्होंने कहा कि 7 से 7:30 के दरमियान वो खुद भी
لوگوں سے وہاں پہ خطاب کریں گے. سو اس جو ساری محاصرے کی صورتحال ہے اس کو بڑا پیسفلی ابھی تک لگ رہا ہے کہ عمران خان نے اس کو توڑا ہے. لیکن یہاں میں بڑی ایک دلچسپ بات کرنا چاہ رہا ہوں سہیل خان صاحب کہ یہ ایک لیگل امپیکٹ تو ہے اس فیصلے کا، لیکن اس کا ایک مزیدار ایک سیاسی امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے جو ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے. ایسا چونکہ ابھی پہلے تو ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی شاید اپنی مقبولیت کھو دے گی اور یہ پنجاب گورنمنٹ میں ہوں گے، پی ایم ایل این اور حکومت میں آپ کو پتہ ہے کیج ہوتا ہے پبلک کے کام کروا کے، یا پبلک کو بھی ایک ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے یہ ہمارے کام کروائے گی. لیکن ضمنی الیکشن ہارنے کے بعد جس کی کہ موجودہ جو رولنگ الائنس میں سب سے میجر پارٹنر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کو اس کی توقع نہیں تھی. تو اس کے بعد یکدم آپ نے دیکھا کہ ان سب کا فوکس ہو گیا کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے، ممنوع فنڈنگ کیس ہے، اس پہ فیصلہ دیا جائے. اور دلچسپی کی بات یا اتفاقاً کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملتے رہتے ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ملے ہیں پہلے وہ. تو ایک دن فیصلے سے پہلے ایک گروپ جو ہے پی ڈی ایم کا اور موجودہ حکومت کا وہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر سے ملا. اس کے اگلے دن انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن بعد بھی فیصلہ دیں گے. تو اس کو ایک پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ دباؤ ڈالا گیا. اب نظر یہ آ رہا ہے مجھے اور بھی بہت سارے لوگوں کو شاید کہ یہ اب چونکہ وہ عوامی طاقت عمران خان کی دیکھ کے موجودہ حکومت ڈر گئی، ضمنی الیکشن وہ جیت نہیں سکے، تو ان کے پاس یہ ایک ٹول ایک آ گیا کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک فیصلہ وہ جو ڈیلیڈ تھا وہ کروا کے اب وہ پوری وفاقی حکومت اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوشش کریں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ سے زیادہ انڈر پریشر لایا جائے اور اچھا گیلانی صاحب یہاں پہ رک جائیں. یہ جو ممنوع فنڈنگ ہے نا، یہ ممنوع فنڈنگ کا اس کا رزلٹ تب آ سکتا ہے، اور بہت سارے وکلاء سے ہم نے بات کی ہے، آپ کو فنڈنگ آتی ہے اور وہ ممنوع ہوتی ہے. اب ممنوع کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فنڈ اگر آپ ریاست کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اگر آپ پہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے یہ ریاست کے خلاف استعمال کیا تو اس کا پھر کنسیکوینسز ہو سکتا ہے. لیکن جو ابھی آپ نے خود کہا اور جس طرح عوام کو بھی پتہ ہے کہ جب عمران خان کو نو کانفیڈنس موشن کی جو وہ کہتے ہیں کہ فارن انٹرونشن تھے، امریکہ کی مداخلت تھی اور یہ ٹول بنے اور انہوں نے ان کو گھر بھیج دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو بیانیہ جو سیٹ کیا اور وہ عوام میں گیا اور عوام کو اس نے جتنی پذیرائی ملی، پبلک سپورٹ، دیکھیں نا اسٹریٹ پاور تو ان کے پاس ہے. تو اب یہ الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ دے دیا. الیکشن کمیشن کا گیلانی صاحب آپ یہ صرف فائنڈنگ ہے، اور یہ اس پہ میں نے پہلے اس دن انور مسعود صاحب کے ساتھ پروگرام کیا تھا، ناظرین نے دیکھا بھی تھا. اب یہ بہت بڑا، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، شوکاز نوٹس کا وہ جواب دیں گے. اس کے بعد پھر جو فائنڈنگ جو ہے اس پر حکومت جو ہے باقاعدہ، حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں، ہم سپریم کورٹ جائیں گے. اگر وہ سپریم کورٹ جائیں گے تو ظاہر ہے یہ بھی جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف بھی یہ تو بلکہ پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بھی سپریم کورٹ جائے گی. تو یہ جو حکومت کا جو یہ دعویٰ تھا کہ جب جو ہی فائنڈنگ آ جائے گی الیکشن کمیشن کا تو بس عمران خان فارغ، اس کی پارٹی فارغ، اس کی سیاست ختم، ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ اب لانگ پروسیس شروع ہو گیا. اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ صرف ان کی پارٹی نہیں ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی کیا جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کیا جائے اور جے یو آئی کو بھی کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری نے اس دن کہا تھا کہ یہ اب فارن ممنوع فنڈنگ کا جو کیس ہے یہ اب آئے گا، مسلم لیگ نون کا بھی آئے گا، پیپلز پارٹی کی بھی آئے گا. اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ممنوع فنڈنگ ہوتی کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سے اور لیبیا سے اور اسامہ بن لادن سے جس کو فنڈ ملتے رہے تو وہ بھی اب ہم کو پتہ چلنا چاہیے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. ناظرین جیسے یہ ایک سیاسی چال بھی آبویسلی آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے درخواستیں دی تھی بعد میں جب ان کا کیس آگے چلا. اس سے پہلے دلچسپ بات یہ بھی ہے ناظرین کہ یہ جو کیس بنا، آپ کو یاد ہوگا یہ نومبر 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فائل کیا گیا تھا ناظرین. اور اس وقت جو پارٹی کے ایک نظریاتی رکن تھے اکبر ایس بابر، جن کے اختلافات تھے تھوڑے سے پارٹی سے پالیسی کے حوالے سے، انہوں نے، اور یہ نومبر 2014 وہ وقت ہے جب عمران خان اس وقت تقریباً دھرنا ان کا اختتام پہ پہنچا تھا جو اس وقت کی موجودہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف تھا. تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت بھی یہ ایک انجینئرڈ کیس تھا.
जो इलेक्शन कमीशन में मूव किया गया था। लेकिन चूँकि ये एक सियासी इसमें बातें होती हैं, इसलिए पीटीआई ने बाद में दरख्वास्त दी, और इस वक्त इस पीटीआई के इसके अलावा आपको पता होगा कि 2 इलेक्शन कमीशन के पास जो केसेस हैं पेंडिंग हैं। एक तो 2 बड़ी जमातों के फॉरेन फंडिंग के हवाले से है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और एक केस जो है वो मजबूरी तौर पे मोर देन 70 पोलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ केस है जो पेंडिंग है, और इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, मैं उस समात में इतफाक़ से मौजूद भी था, उन्होंने कहा था कि ये एक लंबा प्रोसेस लगेगा, लेकिन ये 2 केस भी हम इनको डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरह आपने सही फरमाया कि अल्टीमेटली जब दोनों पार्टीज़ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगी तो वहाँ पे इसका फैसला होगा। मीनवाइल ये केस ईसीपी की तरफ से अभी टेक्निकली कंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि वो एक शोकाज नोटिस है, फिर आगे एक लंबा प्रोसेस चलेगा। लेकिन इस सारी जो गेम है उसमें नज़र ये आ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत और उसका 13 जमाती इत्तेहाद है, वो उसको इस टाइम पीटीआई की जो मकबूलियत है उसको कम करने और उस पर प्रेशर डालने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने कहा जी हम इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन भी मूव करेंगे, और वो इस फैसले के साथ अच्छी तरह खेलने की कोशिश करेंगे इस दौरान कि उससे मैक्सिमम जो है पार्टी को और पार्टी की लीडरशिप को डैमेज पहुंचा सकें। सो बेसिकली ये सारी गेम अभी तक जो नज़र ये आ रही है कि अभी कोई ऐसा सीरियस खतरा तो नहीं है कि पीटीआई बैन हो जाएगी या इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन इसको एक बेहतरीन प्रेशर टेक्निक के तौर पे जो मौजूदा हुकूमत है वो इस्तेमाल करती नज़र आ रही है। आप देखें कल से जब से ये फैसला आया है तकरीबन हर 2 घंटे बाद एक कौमी जमात कौमी ये जो हुकूमत है इत्तेहादी उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस पर फंडिंग के हवाले से प्रोपिगेट किया जाता है। सो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, और उन्होंने कहा हम इसको चैलेंज भी करेंगे, लेकिन जो नज़र आ रहा है कि इस दौरान भी इनकी कोशिश होगी कि ये जो एक बेहतरीन और भरपूर प्रेशर डाल के दबाव डाल के तो हम पीटीआई के जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है उसको थोड़ा सा कम करें। अच्छा किरानी साहब, आप कह रहे हैं भरपूर प्रेशर डाल के, तो जब आपने प्रेशर डालना है तो आप कम से कम ये तो नहीं कर सकते ना कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, मतलब है जो आप एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और उस एहतजाज को आप उसको रुकवा रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि नहीं उसको नहीं जाने देंगे, ये एक अलग बात है। और साथ ही साथ आज देखा आपने कि आवाम को कितना नुकसान और तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी। आपने रेड जोन बन के, रेड जोन पे पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे वफाकी मुतसिब है, वहाँ के फेडरल शरीफ कोर्ट है, बड़े बड़े ऑफिस हैं, इस तरह सेक्रेटेरिएट है जो कि नेशनल असम्बली फॉरेन ऑफिस में आते हैं। ये कितना मतलब है लोगों को तकलीफ़ात का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ नादरा का जो ऑफिस है मेन चौक वो भी आपने बंद किया। नादरा में देखें हज़ारों लोग जॉब के लिए आते हैं, उनके साथ फिर रेडियो पाकिस्तान है। इसी तरह यहाँ पे कोई मल्टी नेशनल और फॉरेन NGOs के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उनके दफातर हैं और तमाम दफातर हैं, और आप लोगों को ख्वार कर रहे हैं। तो ये तो एक किस्म का ये तो हमारे पास वक्त बड़ा शॉर्ट है। ये तो एक बदकिस्मती की बात है कि ये चूँकि अब इनकी हुकूमत सिर्फ रह गई इस्लामाबाद में, तो जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को CDA तक करेगी तो उनको ये करना पड़ेगा ताकि वो उसको कर्टेल कर सकें, और आवाम को ये तकलीफ़ें शायद जब तक ये अब मामला एक अच्छे तरीके से हसन तरीके से हल नहीं होता सियासी तौर पे, तो ये खेल शायद चलता रहे अब इस्लामाबाद की। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। नाज़रीन, जो पहले जो मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तकरीबन 4 रुकनी लीगल टीम जो है वो तश्कील दे दी है इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। और ये जो 4 रुकनी टीम इसको हेड करेंगे साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के केस में PTI को वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। साथ ही साथ जो साबिक़ अटॉर्नी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो भी PTI को जो है इस चौधरी परवेज़ इलाही वाले केस में वो रिप्रेजेंट कर रहे थे PTI को, एक वो शामिल है। साथ ही साथ एक बहुत बड़े वकील है शाखावर साहब, वो भी इस टीम में शामिल हैं, और एक फैसल चौधरी है जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं। तो ये एक बाकायदा लीगल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तश्कील दे दी है। आज उनकी जो है मीटिंग है, और उस मीटिंग में वो जो अपील दायर करने जा रहे हैं उसके लिए वो बाकायदा तैयारी करेंगे, और जब ये
وہ ڈرافٹ تیار کر لیں گے، اور وہ ڈرافٹ کیا ہوگا اور کس طرح کنٹیسٹ کریں گے اس پر میں آپ کو ایک اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ آج ان کی میٹنگ ہے اور باقاعدہ طور پر یہ 4 رکن جو لیگل ٹیم ہے وہ اس پر آپس میں بیٹھ کے مشاورت کرے گی. تو ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. لیکن نئے دیکھنے والوں سے میری التماس ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ بہتر سے بہتر پروگرام آپ کے سامنے ہم پیش کریں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.